हेलो एवरीवन, मैं हूं अरुण शर्मा, कॉमर्स अब उदयपुर से। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो भारत में अभी आप सबको पता है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का टाइम चल रहा है, तो आईटी स्लैब के बारे में बताने वाला हूं जो इंडिविजुअल और एचयूएफ के ऊपर एप्लीकेबल होती है। इनकम टैक्स हमेशा कैसे लगता है? स्लैब से लगता है, इंडिविजुअल और एचयूएफ के ऊपर। तो अगर कोई व्यक्ति नौकरी में है, सैलरी से इनकम कमा रहा है, वो अपना आईटीआर फाइल करेगा तो उसका जो टैक्स बनेगा वो स्लैब के अकॉर्डिंग बनेगा। और वो जो आईटीआर फाइल करेगा तो उसमें उसकी जो भी नेट टैक्सेबल इनकम निकल कर आएगी उसके ऊपर टैक्स स्लैब अनुसार निकाला जाएगा। मान लो उसने 20 लाख रुपए कमाए तो उसका कुछ शुरुआती कुछ हिस्से पे टैक्स नहीं लगेगा, फिर कुछ हिस्से पे थोड़ा टैक्स लगेगा, फिर कुछ हिस्से पे थोड़ा और ज़्यादा टैक्स लगेगा। तो ऐसे स्लैब होती है, याद रखिएगा। तो आज हम थोड़ा सारी स्लैब के बारे में डिस्कस करेंगे और दो फाइनेंशियल ईयर पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आज मैं ये 28 जून को क्लास ले रहा हूँ 2025 को। तो अभी जो 2025 में जो आईटीआर फाइलिंग होने वाली है वो कौन से ईयर की होने वाली? 24-25 फाइनेंशियल ईयर की होने वाली है। तो हम 24-25 की भी देखेंगे और फिर हम, क्योंकि आप सब लोग इनकम टैक्स सीख रहे हो, तो इस साल तो आप अभी सीख रहे हो, अगले साल आप उसको प्रैक्टिस में लाओगे तो अगले साल का भी आपको पता होना चाहिए कि आप जो 25-26 में जो भी बंदा पैसा कमाएगा वो 25-26 की इनकम को कैसे 26-27 में दिखाएगा। तो हम लोग दो फाइनेंशियल ईयर पर आज चर्चा करेंगे। इनकम टैक्स स्लैब के ऊपर चर्चा करेंगे और टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे लगता है, इन सारी बारीकियों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर स्लैब रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर। याद रखिएगा, फाइनेंशियल ईयर में लिख रहा हूं 24-25। पहले हम जो अभी जो भरना है हमें इस साल फाइनेंशियल ईयर 24-25, यानी अगर फाइनेंशियल ईयर 24-25 है तो असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? 25-26 होगा। असेसमेंट ईयर क्या होता है? जब हम रिटर्न फाइल करते हैं। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर कहते हैं फाइनेंशियल ईयर को। प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर वो ईयर होता है जिस साल की इनकम का आप उसके अगले वर्ष में रिटर्न फाइल करते हो, वो असेसमेंट ईयर कहलाता है। तो अगर फाइनेंशियल ईयर 24-25 है तो असेसमेंट ईयर 25-26 होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। स्लैब रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 और असेसमेंट ईयर 25-26 फॉर एन इंडिविजुअल ऑब्लिक एचयूएफ। एचयूएफ क्या होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार। आप चाहें तो अपनी फैमिली का एक एचयूएफ का पैन कार्ड बनाकर आप फैमिली का भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे लोग फैमिली बिजनेस करते हैं, उनका घरेलू बिजनेस होता है, घर में आटा चक्की लगा रखी साहब, सुबह दादाजी बैठते हैं, दिन में दादी बैठती है, शाम को पापा आके बैठते हैं और कभी कभार मम्मी भी बैठ जाती है। तो ये जो बिजनेस हो रहा है और इससे जो इनकम हो रही है, अब इंडिविजुअल की इनकम नहीं दिखाकर अब 4 जने उस बिजनेस को संभाल रहे, तो वो इनकम 4 हिस्से में नहीं बांट के हमने उसको एचयूएफ की इनकम दिखा दी। समझ रहे हैं? तो एचयूएफ का भी एक प्रोविजन है जिसमें आप उसकी एचयूएफ की इनकम दिखा सकते हो। और यहां पर अब हम बात करेंगे कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी ये बताया था कि इनकम टैक्स जब हम फाइल करेंगे तो हमारे पास चुनाव करने के लिए दो स्लैब रेट होने वाली है, एक ओल्ड एक न्यू। अगर आप चुनाव नहीं करते हैं तो आपको न्यू रेट से इनकम टैक्स फाइल करना है, लेकिन अगर आप न्यू से स्विच करके ओल्ड में जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। यानी आपके पास स्लैब की जहां तक मैं बात करूं तो दो स्लैब है, एक न्यू स्लैब एक ओल्ड स्लैब। हम दोनों पे चर्चा करेंगे। पहले हम यहां पर बात करते हैं न्यू स्लैब, क्योंकि न्यू स्लैब आपकी क्या है? न्यू स्लैब आपकी मैंडेटरी 115 बीएससी कहते हैं इसको, न्यू स्लैब को याद रखिएगा। न्यू स्लैब को क्या कहते हैं? 115 बीएससी। और एक तरफ मैं ओल्ड स्लैब भी यहां पर नोट करने वाला हूं, आप चाहो तो ओल्ड स्लैब में भी अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो आज की जो ये कहानी है, स्टोरी है, उस पर हम बात करने वाले हैं दोनों स्लैब के ऊपर। और कौन से फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे? पहले हम 24-25 में कमाई गई इनकम जिसका रिटर्न मुझे अभी भरना है इस साल, उसकी स्लैब की बातें करेंगे। और फिर हम इस साल की भी स्लैब की बातें करेंगे जिसका रिटर्न हम अगले साल भरेंगे, जो करंट ईयर में जो इनकम कमा रहे और जिसको हम असेस करेंगे 26-27 में, उसके ऊपर भी बातें करेंगे। राइट, चलिए देखते हैं। पहले हम बात करेंगे न्यू स्लैब पे। तो देखिए न्यू स्लैब में मैं, देखिए यहां पर लिख रहा हूं स्लैब। सबसे पहले तो कितनी स्लैब है, ठीक है। फिर मैं वो लिखूंगा स्लैब
यहां पर मैं लिख देता हूं सीरियल नंबर, यहां मैं लिख देता हूं स्लैब, ठीक है, और यहां मैं लिख देता हूं उस स्लैब पर कितनी रेट है, और यहां मैं लिख दूंगा उस स्लैब पर कितना टैक्स बनेगा, टैक्स अमाउंट, ठीक है। फिर हम ओल्ड स्लैब पे भी बातें करेंगे सेम टू सेम। तो ये हमें यहां पर, ये मैंने न्यू स्लैब का लिख दिया है, यहां से यहां तक मैं इसको मर्ज कर देता हूं और एक कलर प्रोवाइड कर देता हूं। ये मेरी न्यू स्लैब, जो अभी मैं यहां पर इसको एक तरह से बॉर्डर दे देता हूं, और इनको भी मैं एक डिफरेंट कलर असाइन कर देता हूं। सेम टू सेम मैं यहां पर ओल्ड स्लैब के लिए भी करने वाला हूं। यहां पर भी हम इसी तरह से इसको कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट करते हैं, और ये सीरियल नंबर हो जाएगा हमारा, और ये यहां पर हम स्लैब लिखेंगे, और यहां हम रेट लिखेंगे, और यहां हम टैक्स का अमाउंट डालेंगे। ये ओल्ड स्लैब हो गई, ठीक है, और इसी को कॉपी करके हम यहां पर पेस्ट कर देते हैं, और कंपैरिजन भी हम करेंगे दोनों ही स्लैब में आपका कितना कितना टैक्स बनता है और आपको कितना फायदा हो सकता है। तो कंपैरिजन भी हम साथ में बनाते चलेंगे। और ये हम जो बातें कर रहे हैं, कौन से फाइनेंशियल ईयर की बातें करेंगे, 24-25 की बातें करेंगे। तो इसको भी मैं एक डिफरेंट कलर दे देता हूं यहां पर, ओके। और अब हम थोड़ा सा यहां पर स्लैब के ऊपर चर्चा करते हैं। काम हो गया हमारा। नाउ देखिए, आपकी जो न्यू स्लैब है उसको हम पहले देखने वाले हैं। तो 24-25 फाइनेंशियल ईयर में जो आपने कमाई की है, उसमें जीरो से लगाकर 3 लाख रुपए तक, कितना कितना, 0 से 3 लाख रुपए तक, 3 लाख तक का एग्जेम्पशन है न्यू स्लैब में। तो 0 से 3 लाख तक 0% टैक्स, यानी टैक्स का अमाउंट ही क्या होगा, 0 होगा। इसमें जो दूसरी स्लैब है वो आपकी 3 लाख से लगाकर 7 लाख रुपए तक की है। तो 3 से 7 लाख कितने लाख होते हैं, 3 से 7 लाख कितने लाख होते हैं, 4 लाख। उस पे आपको 5% टैक्स देना। तो 4 लाख का 5, अगर कोई बंदा 7 लाख क्रॉस कर गया, किसी की इनकम 7 लाख, ये पूरी वार्षिक इनकम की बात कर रहे हैं, सारी प्रकार से कमाई गई इनकम की बात कर रहे हैं। क्योंकि जो टैक्स हमेशा लगता है ना, वो आपके द्वारा सारी प्रकार की जो इनकम का एक्यूमुलेटिव फिगर होता है, जो टोटल होता है, उस पर लगता है। भैया आपके मकान किराए पे दे रखा है, किराए की भी इनकम हो रही है, आप नौकरी करते हो, सैलरी भी आ रही है, आपने घर में वो दुकान लगा रखी है, आपको बिजनेस इनकम भी हो रही है, आपने कहीं LIC वगैरह और सॉरी आपने कहीं बैंक वगैरह में FD करा रखी है, आपको ब्याज की भी इनकम हो रही है, आपने कोई शेयर्स खरीद रखे हैं, आपको डिविडेंड की भी इनकम हो रही है, आप प्रॉपर्टी ब्रोकरिंग का काम भी करते हैं, आपको ब्रोकरेज या कमीशन इनकम भी हो रही है। सारी इनकम की ग्रैंड टोटल की जाती है, टैक्सेबल पार्ट निकाला जाता है, उसको जोड़ा जाता है, समझ रहे? तो आपकी जो आती है नेट टैक्सेबल इनकम NTI, उस पर टैक्स निकल कर आता है। सर मेरे साथ अन्याय हुआ। मैंने कहा क्या? बोले सर मेरी तो महीने की 30,000 रुपए सैलरी की इनकम है। मैंने कहा ठीक है। बोले आप देखो 3,60,000 रुपए होते हैं। मैंने कहा हाँ। बोले 3,60,000 रुपए पे तो मेरा टैक्स ही नहीं बनता है सर, बहुत कम बनता है, 87A की रिबेट मुझे मिल जाती है, टैक्स नहीं बनता है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मुझे नोटिस भेज दिया कि आपको 30 लाख रुपए देने। मैंने कहा तूने कुछ इनकम छुपाई होगी। बोले सर मैंने तो कुछ नहीं छुपाई थी, बस बीच में मेरे पास एक इनविटेशन आया था KBC सा कौन बनेगा करोड़पति का। मैं गया, अमिताभ बच्चन जी के सामने बेटा 1 करोड़ रुपए जीता, तो वो पैसा आया बस। तो वो भी तो तेरी इनकम है, इसलिए तुझे नोटिस आया। पहली बात तो उस पैसे पे TDS कट जाता है। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं कि आपका टैक्स हमेशा आपके द्वारा कमाई जाने वाली सारी प्रकार की इनकम को जोड़कर बनेगा। आप ये नहीं कह सकते ये मेरी साइड इनकम है, वहां साइड इनकम कुछ नहीं होती है। वो सारी इनकम जो आपके अकाउंट में आ रही है वो आपकी मेन इनकम है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे इनकम मानेगा। इवन आपने किसी और का पैसा भी अपने अकाउंट में लेना चालू कर दिया, कि आप कहीं नौकरी करते हो, बॉस ने बोला है कि भाई मेरे बाहर से पैसे आते हैं सब तेरे अकाउंट में ले, और आप लेते गए 60 लाख रुपए आ गए, इनकम टैक्स का नोटिस आ गया आपको। आप बोलो मेरा नहीं है, तो बॉस लेते हैं,
बॉस ने मेरे अकाउंट में डलवाया, इनकम टैक्स मानेगा क्या? नहीं मानेगा। तो इसलिए ध्यान रखना है, इनकम सारी डिस्क्लोज करनी होती है, और आप बिल्कुल उन इनकम को तो कभी नहीं हाइड कर सकते जो इनकम आपके अकाउंट में आ रही है, आपके पास उसका जवाब होना चाहिए। तो इस 4 लाख पर अगर 7 लाख क्रॉस कर गए तो इस 4 लाख पे 5% टैक्स बनेगा, यानी 4 लाख का 5% यहां पर 20,000 बन जाएगा। 7 लाख से लगाकर 10 लाख तक इस 3 लाख पर आपको 10% टैक्स देना, तो 3 लाख का 10% 30,000। अब आप सोचिए किसी की इनकम 2024-25 में 10 लाख थी, नौकरी से कमाई, कोई रेंट से कमाई, या बिजनेस से कमाई, या कमीशन इनकम हुई, या ब्याज की इनकम हुई, कोई भी इनकम हुई, जो रेगुलर स्लैब रेट वाली इनकम है, क्योंकि इनकम भी 2 प्रकार की होती है, एक स्लैब रेट वाली होती है और एक फ्लैट रेट वाली होती है। इस पे हम आगे चर्चा करेंगे, अभी बस इनकम भी 2 प्रकार की होती है, ध्यान देना। अभी मैं केबीसी का एग्जांपल दे रहा था, वो फ्लैट रेट वाली इनकम है, उस पर 30% टैक्स लगता है, वो स्लैब में नहीं आता। जितनी कमाओगे उसका 30% टैक्स जाएगा, स्लैब लेब कुछ नहीं एप्लीकेबल होगी उसके। तो स्लैब रेट वाली जो इनकम है आपकी, जो आप नॉर्मली रूटीन एक्टिविटी से कमाते हैं, उस इनकम पर आपको देखिए 10 लाख पर आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा नई स्लैब में, ये जोड़ते जाओ, एक्यूमुलेटेड फिगर 50,000 रुपए। यानी जिसने वर्ष 2024-25 में 10 लाख रुपए कमाए, वो अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाएगा 50,000 रुपए का टैक्स बनेगा उससे। कौन सी स्लैब में? न्यू स्लैब। वहीं मैं साथ में कंपेयर करता हूं ओल्ड स्लैब को, देखिए ओल्ड स्लैब में, अब ओल्ड स्लैब में वापस 3 कैटेगरी बढ़ जाती है, 60 साल से कम उम्र, 60 से 80 साल के बीच वाले, और 80 साल से ऊपर। तो एज ग्रुप वाइज हम 3 कैटेगरी बनाते हैं, और चौथी कैटेगरी होती है नॉन रेसिडेंट की, विदेशी नागरिक। तो 4 कैटेगरी आप एज वाइज या उसकी रेसिडेंशियल स्टेटस वाइज डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी हम एक ही पर्सन की पकड़ते हैं, 60 साल से कम उम्र है मान लो आपकी, बिलो, यहां पर मैं लिख देता हूं बिलो 60 ईयर एज, और ओ आर लिखता हूं, ओ आर यानी ऑर्डिनरी रेसिडेंट, सामान्य नागरिक, भारत की नागरिकता है जिसके पास। तो 0 से लगाकर 2.5 लाख तक इनको कोई टैक्स नहीं देना, ओल्ड स्लैब में टैक्स अमाउंट 0 हो जाएगा। 2.5 लाख से 5 लाख तक याद रखिएगा, इनको 5% टैक्स देना, यानी ये बीच के 2.5 लाख का 5% कितना होता है? 12,500, ठीक है। और 5 लाख से 10 लाख तक इनको 20% टैक्स देना, यानी 1 लाख रुपए इसका, 5 से 10 यानी 5 लाख का 20% 1 लाख। यानी आप सोचिए 10 लाख रुपए तक आपको कौन सी स्लैब ज्यादा बढ़िया लग रही है? न्यू स्लैब ज्यादा बढ़िया लग रही है, क्योंकि सिर्फ 50,000 का टैक्स बन रहा है। ओल्ड स्लैब में जाओगे तो 1,12,500 रुपए का टैक्स बन रहा है। लेकिन ओल्ड स्लैब में कुछ अपने बेनिफिट भी होते हैं, डिडक्शंस वगैरह मिलते हैं, कई सारे ऐसे बेनिफिट्स है जो ओल्ड स्लैब में मिलते, नए में नहीं मिलते। बट फिर भी आप देख सकते हैं कि कंपैरिजन यहां पर, अगर आप इनकम को देखने वाले हैं, अगर आपको कोई डिडक्शन नहीं है तो आपके लिए न्यू स्लैब ज्यादा बढ़िया है। अगर डिडक्शन है और उसकी वजह से आप अपनी इनकम को रिड्यूस कर सकते हो, तो फिर आप ओल्ड स्लैब में भी जा सकते हैं, क्योंकि वो आपको फायदा देता है। और हम वैसे भी मैं बता दूं, जब हम इनकम टैक्स पोर्टल पर ITR फाइल करने जाते हैं तो वहां इनकम टैक्स एक कैलकुलेटर होता है, एस्टिमेशन निकाल के दे देता है आपको कि ओल्ड स्लैब में आपका इतना टैक्स बनेगा, न्यू में इतना बनेगा। उसके आधार पर आप अपनी स्लैब ऑप्ट कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी स्लैब बेनिफिशियल है, याद रखिएगा। फिलहाल में देखने में तो मेरे को यहां पर न्यू स्लैब ज्यादा मेरे को सही लग रही है, लेकिन ये कभी भी ये आधार नहीं होना चाहिए आपका डिसीजन का, क्योंकि डिसीजन का आधार और भी बहुत सारी चीजें तय करती है कि आपको कौन सी स्लैब में जाना चाहिए। ATC से ATU तक के बहुत सारे डिडक्शन आपको क्लेम करने हैं। आपको हाउस प्रॉपर्टी में, कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी पे लोन चल रहा है, उसका आपको इंटरेस्ट का क्लेम करना है। आपने कोई डोनेशन दिया, उसका क्लेम करना है। आपको कितने सारे, आप नौकरी में हो, सैलरी पर बहुत सारे अलोवेंसेस मिले, जिनमें से बहुत सारे अलोवेंसेस आपको एग्जेम्पशंस भी लेने, क्लेम करने, तो फिर आपको ओल्ड स्लैब हो सकता है बेनिफिशियल न्यू के मुकाबले। लेकिन अगर आप एक यंगस्टर है और आपने कोई इन्वेस्टमेंट, कोई एक्सपेंडिचर या कोई ऐसी चीजें नहीं कर रखी है, आपको कोई किसी तरह के फायदे नहीं मिलने वाले, तो फिर आपके लिए न्यू स्लैब ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि उस केस में आपको सिर्फ ये 50,000 रुपए का ही टैक्स देना पड़ेगा 10 लाख की इनकम।
तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी ये स्लैबें खत्म नहीं हुई है, स्लैब्स खत्म होती है जब 30% की रेट आ जाती है। अभी तक दोनों ही स्लैब में आपको न्यू और ओल्ड में 30% नहीं आएगी, तो अभी भी बाकी है साहब। 10 लाख से लगाकर 12 लाख तक, 10 लाख से 12 लाख तक यहां 15% की स्लैब आ जाती है। तो ये जो बीच के 2 लाख है इस पे 30,000 रुपए टैक्स बन जाए 10 से 12 लाख। और यहां पर 12 लाख से 15 लाख तक आपकी 20% की स्लैब आ जाएगी, यानी यहां आपका 60,000 का टैक्स बन जाएगा। यानी बंदे का 15 लाख तक कितना टैक्स बन गया, आप गिनो, 140, 60 और 60, 60 और 60, एक 20 और ये 20, 140, यानी 15 लाख तक आपको न्यू स्लैब में 1,40,000 का टैक्स देना है 2024-25 में कमाई गई इनकम पर, अभी जब आप आईटीआर फाइल करोगे। लेकिन ओल्ड स्लैब में देखते हैं हम 10 लाख के ऊपर 30% आ जाता है। 10 लाख से ऊपर 30% की रेट आ जाती है, यानी 10 से 15 लाख का 30% 1.5 लाख होता है, और 1.5 लाख और 1,12,000 बराबर 2,62,500। तो कहां 1,40 और कहां 2,62,500, इतना बड़ा डिफरेंस आ गया। 1,22,500 रुपए का डिफरेंस है 15 लाख में, है कि नहीं है? तो ये आप साफ तौर पे देख सकते हैं। यहां पर 30% की स्लैब आती है 15 लाख से ऊपर पे। अब वो 15 लाख आपको 30% का टैक्स देना है। ये है आपका स्लैब वर्ष 2024-25 में कमाई गई इनकम पर इंडिविजुअल और एचयूएफ को इस हिसाब से टैक्स देना होगा। अब एक और बात बताता हूं, समय समय पे इन स्लैब में गवर्नमेंट क्या करती रहती, चेंज करती रहती है, और ये चेंज हुआ है इस साल भी। इस चेंज को भी मैं बताऊंगा, इसीलिए मैं इसकी कॉपी कर रहा हूं यहां से, और जस्ट नीचे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूं। और यहां मैं फाइनेंशियल ईयर क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं 25-26, जो कि अभी रनिंग में है। खत्म कब हो गई, 31 मार्च 2026 को खत्म होगा। और फिर इसका इनकम टैक्स रिटर्न कब भरेंगे हम, 31 जुलाई 2026 को, यानी वो असेसमेंट ईयर कौन सा होगा, 26-27 होगा। ठीक है, तो ये 26-27 कर देता हूं। 26-27 के लिए ओल्ड स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं है, न्यू में परिवर्तन है। यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने न्यू में परिवर्तन किया है, एक और स्लैब इंट्रोड्यूस की इसमें 7। और यहां बदलाव क्या हुआ है ध्यान से देखिएगा आप, कंपैरिजन भी अभी आपको करने को मिलेगा। ये समझ में आ गई, ये समझ में आ गई। ये तो यूं की हुई है ओल्ड, तो न्यू में परिवर्तन है। न्यू में ये जो 15 लाख के बाद 30% आ रही थी रेट, अब देखिए आप न्यू में, मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया, 0 से 4 लाख एग्जेम्पशन को बढ़ाया है, 4 लाख पर कर दिया एग्जेम्पशन। पहले 3 लाख का एग्जेम्पशन था, अब 4 लाख रुपए तक कमाते हो कोई टैक्स नहीं लगने वाला। 4 से 8 लाख, कल मैं बता रहा था कि 4 का पहाड़ा याद कर लो, 4 से 8 लाख तक कमाते हो 5%, तो ये 20,000 ही होगा। ठीक है, फिर 8 लाख से 12 लाख, ये 10%, ये 40,000 हो जाएगा। फिर 12 लाख से 16 लाख, ये 15%, 60,000 हो जाएगा। फिर 16 लाख से 20 लाख, ये 20%, ये 80,000 हो जाएगा। हर 4-4 लाख पर 5-5% बढ़ रहा है। देखिए आपको ये जो 80,000 निकल कर आए, ये सिर्फ उसके बीच के पार्ट पर निकालना है। पहले वाला तो वो निकल चुका है। स्लैब का मतलब यही होता है, यहां तक कुछ नहीं लगेगा, यहां से ऊपर जाओगे तो उस ऊपर वाले पार्ट पर इतना लगेगा, उससे ऊपर जाओगे तो और उसके ऊपर वाले पार्ट पर इतना लगेगा, पिछला बन चुका होगा, ये स्लैब होती है। सर आप ये क्यों पढ़ा रहे हो, इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको इंडिया में इनकम टैक्स किस आधार पर लगता है इसकी समझ आए। इसलिए भी पढ़ा रहा हूं क्योंकि जो मैं ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूं अभी आपको, ITR 4 की कंप्यूटेशन बनाएंगे हम एक्सेल में,
उसमें हम पूरी पूरी ऑटोमेटिक कंप्यूटेशन बनाएंगे, फॉर्मूले लगेंगे। तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए पीछे बैक एंड में। अगर ये नॉलेज नहीं होगा, मैं डायरेक्ट ही आपको ITR4 की कंप्यूटेशन बनाना सिखाता तो आपके ऊपर से ही निकलता कि कहाँ क्या फॉर्मूला लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो, और डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। फिर 20 लाख से 24 लाख 25% वाली स्लैब इससे पहले नहीं थी, इंट्रोड्यूस की है इन्होंने। पहले देखिए आप 25% था क्या, अभी इंट्रोड्यूस किया है, इसलिए एक स्लैब बढ़ गई है। यहां पर आपका कितना होता है 4 लाख का 25%, 1 लाख, यानी 24 लाख रुपए कमाते हो इस साल। सोचिए, महीने की 2 लाख रुपए सैलरी इनकम, 24 लाख होता है साल का। 24 लाख कमाते हो तो टैक्स कितना बनेगा, गिनो, 3 लाख रुपए बनेगा। 3 लाख देने सरकार। कौन सी स्लैब में, न्यू स्लैब में। अब ओल्ड स्लैब पे भी गिन के देखते हैं। ओल्ड स्लैब सेम टू सेम है, 10 लाख तक कितना बन रहा है, 1,12,500, और ऊपर के 14 लाख का 30%। 10 लाख से ऊपर के 14 लाख, 24 लाख है ना, 14 लाख का 30%, 1,40, 2,80 और 4,20, तो 4,20 और 1,12, 5,32,500 रुपए टैक्स बनता है। अब मुझे बताओ, कहां 3 लाख, कहां 5,32,500, कितनी बचत हो रही, 2,32,500 रुपए की बचत हो रही है। हर साल आप एक रॉयल एनफील्ड खरीद सकते हो टैक्स बचा के। सही कह रहा हूं गलत? तो आपको इन स्लैब का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर नॉलेज नहीं है, जो कि 90% लोगों को भारत में न तो इनकम टैक्स का नॉलेज है, न GST का नॉलेज है, न अकाउंटिंग की ABCD का नॉलेज है, वो 10% लोगों को नॉलेज है जो टैक्स प्रैक्टिशनर है, टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं या बिजनेसमैन है। तो 90% लोगों का काम वो लोग करते हैं। जबकि ये नॉलेज हम अगर कॉमर्स स्टूडेंट है तो हमें होना चाहिए। और इवन मैं तो कह रहा हूं इनकम टैक्स तो एक बहुत जनरल नॉलेज वाला सब्जेक्ट है, जीके है। जो नॉलेज नहीं होने के अभाव में हम ज्यादा टैक्स दे देते हैं, ज्यादा फीसेस दे देते हैं, मामले उलझ जाते हैं, हमारे इग्नोरेंस की वजह से उलझ जाते हैं, नोटिसेस आते हैं। अगर नॉलेज होगा तो आप स्मूथली अपना बिजनेस कर पाओगे, स्मूथली अपनी इनकम कमा पाओगे, स्मूथली सब कुछ कोर एक्टिविटीज को कंडक्ट कर पाओगे। आपको बहुत दुविधाएं नहीं होगी, क्योंकि गलत जानकारी आपसे जाएगी नहीं। आप आए दिन न्यूज़पेपरों में सुनते हो, टीवी चैनल्स पे देखते हो कि भाई झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले के पास GST डिपार्टमेंट का 2 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का नोटिस आया, इनकम टैक्स की चोरी का नोटिस आया, 3 करोड़ की चोरी का नोटिस आया। फिर जब वो मीडिया वाले पहुंचते हैं तो देखते हैं वो केलू वाले घर है, बिल्कुल गरीब तबके का, उसको बंदे को पता ही नहीं, वो मजदूरी करता है कहीं, उसके डॉक्यूमेंट्स गलत लोगों के हत्थे चढ़ गए और उन डॉक्यूमेंट के आधार पर उन्होंने बैंकों में खाते खोल के करोड़ों रुपए के गबन किए। आदमी फंसा कौन, वो गरीब आदमी फंसा। लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एजुकेशन हमें फंसा देती है। जगह जगह अपने डॉक्यूमेंट्स बांटते फिरते हैं। साइबर क्राइम का जमाना चल रहा है, फ्रॉड का जमाना चल रहा है। आप स्वयं अपने आप को बचा भी सकते हो और आप स्वयं अपने आप को फंसा भी सकते हो, ये आपके ऊपर है। समझ रहे हो? अब सर ये तो हमें समझ में आ गया है कि भाई अगले साल क्या करना है, पिछले मतलब इस साल क्या करना है और अगले साल क्या करना है, हमें ये स्लैब भी हमें समझ में आ गया। और ये मैंने 60 साल से कम उम्र वालों का यहां पर क्राइटेरिया दिया आपको। समझ रहे हो? अभी 60 साल से ऊपर की उम्र वालों के लिए थोड़ा सा ये स्लैब, ओल्ड स्लैब में मैंने आपको बोला ना 4 स्लैब है ओल्ड स्लैब में भी। अब मैं आपको ये बताता हूं, 60 से 80, 60 to 80 ईयर्स, इस केस में बदल जाती है स्लैब, यहां 3 लाख हो जाती, और यहां 2.5 लाख की जगह पर 2.5 से 5 की जगह 3 से 5 हो जाता है। तो 3 से 5 पर यह बनता है 10,000 और बाकी सेम है। 5 से 10 तक 20% और 10 से ऊपर 30%। अगर आपकी उम्र क्या है 60 to 80 के बीच में है, याद रखिएगा। और अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन में हो, ये सीनियर सिटीजन कहलाते हैं, और अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन में हो मतलब अबोव 80 और ओल्ड स्लैब में जा रहे हो, इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, जैसे मेरी दादी जी अगर ITR भरे ओल्ड स्लैब में, तो उस केस में
यहां पर 0 से 5 लाख तक 0% है, और ये स्लैब है ही नहीं 5% वाली, डायरेक्ट ये स्लैब आ जाएगी और ये आ जाएगी, यानी सिर्फ 3 स्लैब है। कौन कौन सी? 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 5 से 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से ऊपर 30%। किनके केस में? सुपर सीनियर सिटीजन। 3 एज ग्रुप में बांटा है इंडिविजुअल को, 60 से कम, 60 से 80, 80 से ऊपर, और चौथा और होता है, एक और होता है, मैं बता देता हूं। चौथा होता है, वो मैं यही लिख देता हूं, चौथा होता है नॉन रेसिडेंट। अगर भारत की नागरिकता नहीं है, विदेशी नागरिकता आपके पास, इंडिया में आके पैसे कमा रहे हो, तो इंडिया में देखिए नियम कहता है कि भारत में कमाया या भारत में प्राप्त किया, भारत में टैक्स देना पड़ता है। तो अगर एक विदेशी व्यक्ति भारत में आके कमा रहा है, या जो नॉन रेसिडेंट है वो इंडिया में इनकम कमा रहा है, तो उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा इस स्लैब के आधार पर। ये स्लैब नॉन रेसिडेंट पे भी एप्लीकेबल होती है। अब उसकी उम्र भले 90 साल ही क्यों ना हो, तो नॉन रेसिडेंट के केस में एज का क्राइटेरिया नहीं है, वो किसी भी एज ग्रुप से बिलोंग करता हो, उसको इसी रेट से टैक्स देना पड़ेगा। ओल्ड स्लैब की बात कर रहा हूं, न्यू की बात नहीं कर रहा हूं। न्यू में कोई एज ग्रुप नहीं है, न्यू सबके लिए सेम है। समझे? अब मैं बात करता हूं कि साहब ये टैक्स तो हम निकाल लेंगे साहब, लेकिन टैक्स के साथ साथ कुछ चीजें आपको और पता होनी चाहिए। उसमें जो मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा, वो डिस्कस करूंगा रिबेट अंडर सेक्शन 87A। रिबेट यानी कर की छूट। रिबेट भी ओल्ड में अलग मिलती है और न्यू में अलग मिलती है, याद रखिएगा। न्यू सेक्शन में रिबेट के अलग रूल है और ओल्ड सेक्शन में रिबेट के अलग रूल है। ठीक है, और ये रिबेट के जो रूल है ये भी मैं लिख देता हूं। कौन से फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे? अभी हम 24-25 की बात करेंगे, जिसका अभी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, याद रखिएगा। अब मैं आपको बताता हूं रिबेट की न्यू और ओल्ड की गणित, और ओल्ड की गणित। रिबेट का मतलब क्या होता है, पहले इसको जानना बहुत जरूरी है। सरकार ने नियम बना रखे हैं कि एक लिमिट तक अगर आपकी कमाई है, जैसे न्यू में अगर मैं 24-25 की बात करता हूं तो 7 लाख रुपए तक की इनकम वालों को रिबेट मिलती है। इफ योर इनकम इज बिलो या लेस देन 7 लाख, तब आपको रिबेट मिलेगी। और ओल्ड में ये जो नियम है, ये नियम है इफ यूर इनकम बिलो 5 लाख, तो आप रिबेट के लिए एप्लीकेबल। और रिबेट सिर्फ मिलती है ऑर्डिनरी रेसिडेंट को, सामान्य नागरिक को मिलती है, भारत के सामान्य नागरिक को मिलती है, नॉन रेसिडेंट को नहीं मिलती। सर कैसे समझाओ, मैं बताता हूं। 7, देखिए अब न्यू स्लैब में अपन बात करते हैं उससे, 7 लाख तक कितना टैक्स बन रहा है? 20,000 रुपए का टैक्स बन रहा है। ये 20,000 रुपए का जो टैक्स बन रहा है 7 लाख रुपए तक, ये आपको यहां पर छूट मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपकी इनकम 7 लाख से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो रिबेट का क्राइटेरिया है, ध्यान देना। ठीक है, तो यानी आप समझिए, आपकी इनकम अगर 7 लाख से कम है तो टैक्स बनने के बावजूद भी आपका टैक्स 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको 87A की क्या मिलेगी? रिबेट मिलेगी। टैक्स तो बनेगा लेकिन 0 हो जाएगा। इसलिए यह कहा जाता है कि 7 लाख रुपए तक आदमी को टैक्स नहीं देना, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि 7 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट सिर्फ 3 लाख रुपए तक ही है। 7 लाख तक इसलिए नहीं टैक्स देना क्योंकि आपको 87A की क्या मिलती है? रिबेट मिलती है। एग्जेम्पशन सिर्फ 3 लाख का है। तो रिबेट में और एग्जेम्पशन में डिफरेंस समझिए। टैक्स का एग्जेम्पशन 3 लाख रुपए तक की इनकम पर है। 3 लाख रुपए वालों को तो कोई टैक्स बनता ही नहीं है, किसी भी हालत में नहीं बनेगा। इवन वो आईटीआर नहीं भी भरे तो काम चलेगा। लेकिन अगर 3 लाख से ऊपर इनकम जाती है, आईटीआर भरना मैंडेटरी है। और अगर आपकी इनकम 3 लाख से ऊपर जाती है और 7 लाख के नीचे रहती है, तब भी आपको टेंशन नहीं लेनी, आईटीआर फाइल करो, आपको रिबेट की वजह से जो टैक्स बनेगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
न्यू स्लैब की बात कर रहा हूं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। वहीं पर अगर हम ओल्ड स्लैब की बात करें तो ओल्ड स्लैब में ये रिबेट आपको मिलती है 12,500 या एक्चुअल टैक्स, क्योंकि 5 लाख तक आपका टैक्स कितना बनता है ओल्ड स्लैब में, देखो 5 लाख तक कितना टैक्स बन रहा है 12,500, तो ये 12,500 या एक्चुअल टैक्स जो भी कम हो वो रिबेट मिल जाती है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, न्यू स्लैब में फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 7 लाख, ओल्ड स्लैब में 5 लाख तक आपको रिबेट है। और सरकार ने, आपको याद हो तो इस साल हमारी जब बजट आया था जुलाई 2024 में, इंटरिम जो बजट आया था, उसमें गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 25-26 यानी जो अभी रनिंग में और जिसका आप इनकम टैक्स भरोगे, इनकम टैक्स रिटर्न भरोगे 26-27 में, इसके लिए इन्होंने इस रिबेट को न्यू स्लैब में बढ़ा दिया है। ये भी बताता हूं मैं कितना कर दिया है साहब, यहां मैं फाइनेंशियल ईयर बदल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं, नोट्स जरूर मेंटेन करिएगा आप लोग, ठीक है। इन्होंने 115 बीएससी में इसको 12 लाख कर दिया, यानी 12 लाख रुपए तक कमाते हो साल का, महीने का 1 लाख कमाते हो तो भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि जो टैक्स बनेगा उसकी आपको क्या मिल जाएगी, रिबेट मिल जाएगी। अब आप सोचो 12 लाख तक कितना टैक्स बनेगा नई स्लैब में, ये अगले साल 12 लाख तक 60,000 टैक्स बनेगा। देखो ये देखो, दिख रहा ना, 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 4 से 8 लाख तक 5% 20,000, और 8 लाख से 12 लाख तक 10% 40,000, 20 और 40 60,000, तो ये 60,000 आपको रिबेट मिल जाएगी, 60,000 या एक्चुअल टैक्स दोनों में से जो भी कम हो, क्योंकि सोचिए आपकी इनकम 10 लाख की है तो एक्चुअल टैक्स तो कम बनेगा, पूरे 60,000 तो बनेगा नहीं, तो जितना बनेगा उतनी रिबेट मिल जाएगी। इसलिए कहते हैं कि 60,000 मैक्सिमम रिबेट कितनी, 60,000 या एक्चुअल टैक्स जो भी कम हो वो रिबेट मिल जाएगी। तो एक्चुअल टैक्स अगर 40 बना तो 40 की रिबेट मिलकर वो टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ रहे हैं, 12 लाख तक टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन रिबेट एप्लीकेबल होती है स्लैब रेट वाली इनकम पर। कौन बनेगा करोड़पति से 12 लाख जीते तो 0 नहीं होने वाला, वो 30% फ्लैट रेट से लगेगा, उसमें 4 लाख तक तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ऊपर के 8 लाख का 30%, 80, 160, 240, 2,40,000 रुपए टैक्स बनेगा, उसका वो टैक्स देना पड़ेगा, रिबेट नहीं मिलेगी उस केस में। रिबेट सिर्फ स्लैब रेट वाली इनकम पे मिलती है, फ्लैट रेट वाली इनकम पे नहीं मिलती। और यहां पर जो ये सेम ही है नियम, इसमें कोई बदलाव नहीं है, 5 लाख से कम पे रिबेट है, 12,500 की रिबेट। तो आप देखिए ये जो 25-26 में खुल के कमाओ, सरकार क्या कह रही है, आम आदमी को बहुत रिलीफ है इससे, भैया कोई दिक्कत नहीं है, महीने का 1 लाख कमाओगे तो भी हमें आपसे कोई टैक्स नहीं चाहिए। हां 12 लाख को क्रॉस कर गए और 12,20,000 की इनकम हो गई तो ये जो फायदा 60,000 का मिलने वाला वो कैंसिल हो जाएगा। 12 लाख तक ही फायदा, रिबेट का मतलब ये होता है वहां तक इनकम है तो फायदा मिलेगा, वहां से क्रॉस होने के बाद ये फायदा कैंसिल है पूरी तरह से। ये नहीं होगा कि 12,20,000 इनकम है तो ऊपर के 20,000 का जो टैक्स बनेगा वही लगेगा, वो पहले के 12 लाख पे जो टैक्स बना वो भी लगेगा। समझ गए? सो ये रिबेट की गणित आपको मैंने दोनों फाइनेंशियल ईयर की बताई। अच्छा एक चीज और बताता हूं मैं आपको, वो आपने नाम सुना होगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और ये लगता है 4%, और ये आपका जो भी टैक्स बनेगा न्यू में और ओल्ड में दोनों में लगेगा, ये भी ध्यान देना। ये दोनों में लगेगा, हेल्थ और एजुकेशन सेस न्यू में भी लगेगा और ओल्ड में भी लगेगा। टैक्स अमाउंट जितना भी होगा मल्टीप्लाई होगा कितने से, 4% से, और ये दोनों में सेम नियम। मतलब अगर 100 रुपए का टैक्स बना, चाहे आप आईटीआर कौन सी स्लैब से भर रहे हो, आपको 4 रुपए एक्स्ट्रा देने, 104 देने, इसे कहते हैं हेल्थ और एजुकेशन सेस। लेकिन ये मैंने यहां सिर्फ टैक्स अमाउंट लिखा है, आपको यहां पर मैं थोड़ा सा बदलाव कर रहा हूं इसके फॉर्मूले में, टैक्स अमाउंट प्लस सरचार्ज दोनों का 4% लगेगा। अब आप बोलोगे सर ये एक नया नाम आपने डाल दिया सरचार्ज, व्हाट इज सरचार्ज, सरचार्ज, तो ये भी मैं बता दूं, ये आप याद रखिएगा ये सेम है, 2024-25 में भी सेम है, 25-26 में भी सेम है। अब मैं सरचार्ज की जो गणित बता रहा हूं वो भी ध्यान से देखिएगा।
सर एक और नाम लेके आ गया आप, कौन सा? सरचार्ज। सरचार्ज न्यू में और ओल्ड में सरचार्ज के नियम भी सेम है, और सरचार्ज में भी स्लैब है, याद रखिएगा। 0 से 50 लाख रुपए तक की इनकम है, कितनी? 50 लाख तक की इनकम है, 0 से 50 लाख, याद रखिएगा। ये सरचार्ज की स्लैब यहां पर मैं कॉपी कर लेता हूं। सरचार्ज क्या होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसे कहते हैं टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स पे भी टैक्स लगता है, बहुत कम लोगों को पता होगा कि जितना हमारा टैक्स बनता है उस पे भी टैक्स लगता है। जैसे मान लो मैंने 10 करोड़ कमाए, 10 करोड़ पे मेरे 3 करोड़ का टैक्स बना, उस 3 करोड़ पे 30 लाख या 60 लाख रुपए का मेरा सरचार्ज बनेगा, उस टैक्स पे भी टैक्स बनेगा, उसे कहते हैं सरचार्ज। तो सरचार्ज के क्या नियम है? नई में और ओल्ड में सेम है। 0 से 50 लाख रुपए तक आपका कोई सरचार्ज नहीं बनता। 50 लाख रुपए कमाने वाले के ऊपर कोई सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होता, और 50 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ ही है, यस, कमाने वाले को 10% सरचार्ज देना पड़ेगा। और सरचार्ज हमेशा लगता है टैक्स के अमाउंट पे। किस पे? यहां पर यह भी लिख देता हूं, सरचार्ज एप्लीकेबल ऑन टैक्स, नोट सरचार्ज एप्लीकेबल ऑन टैक्स अमाउंट। ठीक है, ये मैंने यहां लिख दिया। तो ये 10% आपका सरचार्ज लग जाएगा, याद रखिएगा। अब वो जितना भी हो, जितना टैक्स होगा उसके हिसाब से बनेगा। और यहां पर एक स्लैब, मतलब यहां पर और भी स्लैब होती है सरचार्ज के केस में। मैं अभी आपको सिर्फ एक स्लैब और बता देता हूं। अगर आपकी 1 करोड़ से ऊपर इनकम है, जैसे अबो 1 करोड़, तो आपको 15% सरचार्ज देना पड़ेगा इंडिविजुअल के केस। ये सरचार्ज की रेट है, ध्यान देना। सेम टू सेम इधर भी एप्लीकेबल होता है, सेम। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल, जैसे मिस्टर अमिताभ कुमार अर्न ₹2 करोड़ या ₹1.80 करोड़ इनकम इन फाइनेंशियल ईयर 24-25। ठीक है, कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी एज पर न्यू इनकम टैक्स स्लैब। ठीक है, अब ये एक एग्जांपल है, हमें इनकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। ये एग्जांपल यहां पर हम इस पे टैक्स निकाल के देखेंगे। कौन से ईयर में कमाया? 24-25 में कमाया। तो 24-25 की न्यू स्लैब को हम यहां से उठाते हैं, यहां पे लाके इसको पेस्ट करते हैं, 115 BAC। ठीक है, 24-25 की स्लैब ये रही। अब आप समझिए कितनी कमी? 180 कमाया। 180 पे सबसे पहले तो टैक्स निकालिए। 180 मतलब 1 करोड़ 80 लाख। ठीक है, तो देखिए पहले 3 लाख पर कोई टैक्स नहीं, 3 से 7 लाख पर 20%, 7 लाख से 10 लाख पे 10%, 10 लाख से 12 लाख पे 15%, और 12 से 15 पे। ये अमाउंट तो सेम बनने वाला 15 लाख तक। अब 15 लाख से लगाकर आप यहां पर ये देखिए, 15 लाख, ये 15 लाख से लगाकर 1 करोड़ 80 लाख, ये 1 करोड़ 80 लाख का 30%। तो मतलब 15 लाख, 1 करोड़ 15 लाख से 1 करोड़ 80 लाख का 30%, मतलब 1 करोड़ 80 लाख में से 15 माइनस कर दो, 1 करोड़ 65 लाख का 30%, ये 1 करोड़ 65 लाख इंटू 30%, ये बन रहा है आपका 49,50,000। और अब आप देखिए यहां पर आप इन सब की गणित कर लो, ये टोटल टैक्स बन रहा है आपका 50,90,000। इसको कहते हैं टोटल टैक्स।
अब समझिए टोटल टैक्स ये बन रहा है, टोटल टैक्स पे आपका सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। तो यहां पर अब मैं लिख रहा हूं फिर सेस एप्लीकेबल होगा। इसको आप टोटल टैक्स मत बोलो, इसको सिर्फ टैक्स अमाउंट बोलो, टैक्स अमाउंट, दिस इज टैक्स अमाउंट, ठीक है। और ये हम इसको बिल्कुल यहां पर रख देते हैं राइट अलाइनमेंट, और इसको इसको और इसको 4 लाइनों को हम यहां पर मर्ज कर देते हैं, और लास्ट वाली लाइन को भी हम मर्ज कर देते हैं। अभी आपके सामने सब कुछ निकल कर आ जाने वाला है। अब इसमें क्या ऐड होगा? सरचार्ज। क्यों ऐड होगा सरचार्ज साहब? क्योंकि 50 लाख से ऊपर है, और 50 लाख से ऊपर जरूर है, लेकिन है कितनी? 1,80,00,000। 1,80,00,000 पर कितना परसेंट सरचार्ज लगेगा? 15% सरचार्ज लगेगा। 15% ये जो लगेगा इक्वल टू इस अमाउंट का लगेगा, टैक्स अमाउंट। तो ये टैक्स अमाउंट इंटू 15%, 7,63,500 का सरचार्ज बनेगा। और अब जो आप क्या ऐड करोगे? हेल्थ और एजुकेशन सेस कितना परसेंट? 4%। और ये 4% कौन सी वैल्यू का लगेगा? इक्वल टू टैक्स प्लस सरचार्ज और उसका 4% जो मैंने ऊपर फॉर्मूले में भी बताया। तो ये 2,34,140 रुपए तो ये खाली सेस बन रहा है साहब। और अब आप देखिए यहां टोटल टैक्स, बंदे का टोटल टैक्स कितना बन रहा है? टोटल टैक्स में अब क्या क्या आते हैं आप समझ चुके हो कि इंसान को क्या क्या देना पड़ता है इनकम टैक्स में। टोटल में क्या क्या देना पड़ता है? टैक्स का अमाउंट, सरचार्ज और सेस। हालांकि टैक्स का अमाउंट हर व्यक्ति पे एप्लीकेबल नहीं होता है, ये हायर इनकम कमाने वाले लोगों पर एप्लीकेबल होता है। 50 लाख तक की इनकम वालों पर यह एप्लीकेबल नहीं होता। और ऐसे केस में अब आप इन तीनों का इक्वल टू सम करेंगे तो आप देखिए जो बंदा 1,80,00,000 रुपए कमा रहा है उस व्यक्ति को 60,87,640 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। न्यू स्लैब की बात कर सर, कंपेयर करके बताओ ओल्ड स्लैब में भी। चलिए मैं ओल्ड का भी निकाल देता हूं ताकि आपके मन को संतुष्टि मिले। ओल्ड को भी हम यहां पर लेते हैं, साथ में कंपेयर करते हैं। सेम एग्जांपल, ठीक है। मान लो इनकी उम्र 60 साल से कम है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है। तो यहां पर आप ये भी मान के चलिए, ये यहां से मैं इसको यहां से कॉपी करके यहां पेस्ट कर देता हूं। अब हमें यहां पर आराम से समझ में आएगा। 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 से 5 लाख तक का टैक्स ये रहा, 5 से 10 लाख तक का ये रहा, और अब 10 लाख से 1,80,00,000 ये का 30%, यानी 1,70,00,000 का 30%। 51 लाख रुपए होता है। अब आप देखिए ये सब जोड़ा मैंने तो ये 52 लाख 12,500, उसका ये 15% शेष और ये 4% शेष, ये इसका इतना हो रहा है 62,34,150। ओल्ड स्लैब में जाओगे तो 62,34,150। दोनों के बीच का डिफरेंस भी देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन ओल्ड क्या डिफरेंस आएगा? इक्वल टू दिस वन माइनस दिस वन, ये टोटल डिफरेंस 1,46,510। समझ रहे हैं? एक मिनट, ये सही कैलकुलेशन हुई क्या? इक्वल टू सम ब्रैकेट ठीक है। ₹1,46,510 का डिफरेंस।
दैट्स इट। ऐसे हम इनकम टैक्स कंप्यूट करते हैं, ऐसे हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं स्लैब के हिसाब से, इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में। अदर जो एसएससी होते हैं उनके केस में फ्लैट रेट से टैक्स लगता है, तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता कैलकुलेट करने में, ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। हालांकि ये ऑटोमेटिक होती है, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो आईटीआर पोर्टल पर, ये ऑटोमेटिक इनकम टैक्स पोर्टल पर ये सब चीज़ें निकल कर आ जाती है, आपको मैन्युअली कैलकुलेट करना नहीं पड़ता। लेकिन कैलकुलेशन होती कैसी है वो मैंने आज की इस पूरी वीडियो में आपको सिखाया है। आई होप आपको इनकम टैक्स स्लैब के बारे में पूरा पता चला होगा। हम्म हम्म हम्म। ओके, सो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।